नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पेचेको ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने नागरिकों की राजनीतिक तथा धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत का 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लगातार संपर्क में है ताकि भविष्य में बैंकों के विनियमन में कोई गड़बड़ी न हो। देश में नए कोविड मामलों का 79% महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार में सेना की दमनकारी नीति का अंत करने का आह्वान। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम अहमदाबाद में। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। अंतर संसदीय संघ IPU के अध्यक्ष दुआर्ते पेचेको ने कहा है कि सतत विकास मॉडल को लागू करने के बारे में भारत की वचनबद्धता अनुकरणीय रही है और अब विश्व के कई लोकतांत्रिक देश भी इसे अपना रहे हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज भारतीय सांसदों को संबोधित करते हुए श्री पेचेको ने कहा कि भारत तथा पुर्तगाल संसदीय लोकतंत्र के एक समान धरातल पर आधारित घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से और अधिक समावेशी बनने के प्रयास कर रहा है। IPU के अध्यक्ष ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां प्रत्येक नागरिक की राजनीतिक तथा धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाता है। श्री पेचेको ने कोविड टीके और अन्य दवाएं दुनिया भर के देशों को उपलब्ध कराने के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने देश के समर्थन का आश्वासन दिया। इससे पहले श्री पेचेको का स्वागत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रत्येक देश की संसद को दूसरे देश की संसद की संप्रभुता पर आधारित फैसलों का पूरा सम्मान करना चाहिए। मेरे विचार में किसी देश की संसद को अन्य लोकतांत्रिक देश की संसद द्वारा लिए गए सर्वप्रमुख निर्णयों या संसद से संबंधित विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहिए। सभी लोकतांत्रिक देशों की संसदों को एक दूसरे की मर्यादा का परस्पर सम्मान करना चाहिए। श्री पेचेको आज विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति के साथ विचार विमर्श करेंगे। अंतर संसदीय संघ विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करता है। भारत 1949 IPU का सक्रिय सदस्य है और श्रीमती नजमा हेपतुल्ला और श्री GPS ढिल्लों इस संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं। अंतर संसदीय संघ दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अंतर संसदीय संगठन है, जिसमें 179 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा के अलावा आपसी हितों के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक के जरिए भविष्य में भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग के विस्तार का खाका तैयार किया जा सकेगा।
डिजिटल माध्यम से होने वाली इस वार्ता के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय समझौतों को विस्तार देने के भावी मसौदे की रणनीति तैयार करेंगे। श्री मोदी और सुश्री मरीन द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह सम्मेलन भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग संबंधी विविध मुद्दों और इसके भावी विस्तार का रूपरेखा तैयार करेगा। भारत और फिनलैंड के बीच लोकतंत्र के साझा मूल्यों, स्वतंत्रता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही शोध और विकास के क्षेत्र में बहुत नजदीकी सहयोग है। भारत और फिनलैंड के बीच सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्वांटम कंप्यूटर के संयुक्त विकास के लिए पहले से सहयोग जारी है। भारत में फिनलैंड की करीबन 100 कंपनियां टेलीकॉम, मशीनरी, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। फिनलैंड में लगभग 30 भारतीय कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटो कंपोनेंट, हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल महीने के अंत में भारत आएंगे। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद श्री जॉनसन की ये पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने जनवरी में भारत यात्रा की योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत को तेज करने का प्रयास करना था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। इस बीच विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के विदेश राज्य मंत्री तारिक अहमद के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के मामलों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक सहयोग के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonyair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण के लिए 23 मार्च तक नाम दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 24 मार्च को की जाएगी और 26 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। असम में भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नलबाड़ी जिले में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के भाग्य का फैसला करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा सांसद गौरव गोगोई भी डिब्रूगढ़ जिले में आज 5 रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक राज्य का तूफानी दौरा कर रहे हैं। पहले दौर के प्रचार के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस रैलियां और रोड शो के जरिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस तथा वामपंथी दल छोटी छोटी सभाएं और घर घर जाकर प्रचार का सहारा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता और दिग्गज प्रचारक राज्य में नियमित रूप से प्रचार अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टार प्रचारकों ने कि आने वाले दिनों में राज्य का दौरा करने की संभावना है। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह पुरुलिया में बलरामपुर में रैली की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में होगी। भाजपा नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनाव रैली को संबोधित किया और उनका ग्वालतोर में भी एक अन्य जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बांकुड़ा में रोड शो और रैली करने वाले हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी आज पुरुलिया में जनसभा करेंगे।
तृणमूल प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बांकुड़ा में शालतोरा, छटना और रायपुर विधानसभा क्षेत्रों में 3 रैलियां करने का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में मतदान का पहला दौर इस महीने की 27 तारीख को होगा। इस दिन राज्य के 5 जिलों में 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वपन दास गुप्ता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर उठे विवाद के बीच इस्तीफा दे दिया। श्री दास गुप्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार हैं। तृणमूल कांग्रेस ने संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। श्री दास गुप्ता का कार्यकाल अप्रैल 2022 को खत्म होने वाला है। राज्यसभा सभापति को लिखे पत्र में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने कहा कि श्री दास गुप्ता ने चुनाव लड़ने का फैसला करने से पहले न तो सदन से त्यागपत्र दिया और न ही किसी राजनीतिक दल में शामिल हुए। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रचार तेज हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन ने कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पर्चा भरा है। ये सीट वसंत कुमार के निधन के बाद खाली हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 मार्च है। पर्चों की जांच 20 मार्च को होगी। 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 6 अप्रैल को होगा। 6 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। हालांकि प्रमुख दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हमारे पुदुचेरी संवाददाता ने कहा है कि कल 27 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। एनआर कांग्रेस के अध्यक्ष एन रंगास्वामी ने कहा कि वे बुधवार को यानम के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। केरल में आगामी विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। सभी प्रमुख दलों ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला किया है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि वीवीपैट के जरिए मतदाता अपने डाले गए वोट की पुष्टि कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष द्वारसी पेचेको ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने नागरिकों की राजनीतिक तथा धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत का 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लगातार संपर्क में है ताकि भविष्य में बैंकों के विनियमन में कोई गड़बड़ी न हो। देश में नए कोविड मामलों का 79% महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार में सेना की दमनकारी नीति का अंत करने का आह्वान। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम अहमदाबाद में। कोविड टीकाकरण अभियान भारत एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल देश भर में 30,39,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए, जो एक दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है। मंत्रालय ने कहा है कि केवल 15 दिन में टीका लगा चुके 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक देश भर में कुल 3,29,47,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 20,191 रोगी कोविड महामारी से स्वस्थ भी हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 96.65% हो गई है।
देश में अब तक 1,10,27,543 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 131 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों की कुल संख्या 1,58,856 हो गई है। सरकार ने कहा है कि 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड महामारी के नए मामलों में दैनिक बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में आए नए मामलों में 79% इन राज्यों में दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद पंजाब का स्थान है, जहां 1,818 मामले सामने आए हैं। केरल में 1,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राज्य में पिछले महीने नए मामलों की संख्या में गिरावट का रुझान देखा गया है। पूरे देश में इस समय सक्रिय रोगियों की संख्या 2,23,000 हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल मामलों में से 76.57% 3 राज्यों महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड महामारी से एक भी मौत की खबर नहीं है। इनमें राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड, लक्षद्वीप, सिक्किम, लद्दाख, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी के 207 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 170 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.78% हो गई है। वर्तमान में 2,000 से अधिक रोगी हैं, जिनमें से 600 से अधिक होम आइसोलेशन में हैं। इस बीच 2 और लोगों के संक्रमण से मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,656 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार राज्य में अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों समेत कुल 7.5 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले बढ़कर 5,000 से अधिक हो गए हैं, जो कुल सक्रिय मामलों का 5.4% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में सोमवार को 797 कोविड मामले सामने आए हैं, जबकि 510 संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। 3 मरीजों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,890 हो गई है। बड़वानी, मंदसौर, सीहोर, खंडवा, सीधी जैसे कई छोटे जिलों में भी अधिक संख्या में सक्रिय मामले सामने आए हैं। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 12 में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। सभी जिलों में पुलिस और नगरपालिका निकाय रोको टोको अभियान जैसी गतिविधियां चला रहे हैं। प्रदेश में 16,63,000 से अधिक टीकाकरण हो चुके हैं। दूसरी खुराक का टीकाकरण 68% है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल से 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये कर्फ्यू 31 मार्च तक जारी रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लिया गया है। राज्य में पिछले हफ्ते से कोविड-19 मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से राज्य में 700 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल राज्य में कोविड-19 के लगभग 4,700 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कल अकेले अहमदाबाद शहर में 205 नए मामले सामने आए। बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के 8 वार्डों में सभी व्यावसायिक इकाइयों को रात 10 बजे बंद कराने का निर्देश दिया है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अंतिम 3 T20 मुकाबलों में दर्शकों के प्रवेश पर रोक लगाने के GCA के फैसले को विवेकपूर्ण कहा है। श्री रूपाणी ने कहा है कि इस निर्णय से राज्य में फिर से बढ़ रही कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत होटलों, रेस्तरां और थिएटरों में 50% लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। राज्य में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र सरकार के ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 50 लोगों को ही शादी के समारोह में शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं अब केवल 20 लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को 50% की क्षमता पर काम करना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के प्रबंधन या ट्रस्ट को आने वाले व्यक्ति की संख्या को सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटर में लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने एक बार फिर इन प्रतिष्ठानों को हर व्यक्ति के तापमान को मापने के लिए निर्देशित किया है। सभी व्यक्ति के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनने आदि नियमों का सख्ती से पालन हो, इस पर निगरानी के लिए इन प्रतिष्ठानों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अन्य देशों को कोविड-19 टीकों का निर्यात भारतीय नागरिकों के हितों को नजरअंदाज करके नहीं किया जा रहा है। वैक्सीन जो भारत के लोगों को दी जा रही है या विदेशों में भेजी जा रही है, किसी भी कीमत पर भारत के लोगों के एक्सपेंस पर विदेशों को नहीं भेजी जा रही है और इसके लिए हाईएस्ट लेवल पर जो एक्सपर्ट्स भी हैं और जो एक सरकार की कमेटी एक बहुत ही रीजनेबली सेंसिबल बैलेंस इस बारे में मेंटेन कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीयों को पहले टीके लगाए जाने के विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीके संक्रामक रोगों की रोकथाम में काफी कारगर साबित हुए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत का वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार लोगों तक पहुंच, नई दवाएं और वित्तीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा चुकी है। श्री नायडू ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भविष्य में बैंकों के विनियमन में कोई गड़बड़ी न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। हाल में निजी क्षेत्र की कुछ बड़ी वित्तीय संस्थाओं की विफलता और रिजर्व बैंक की मजबूत विनियामक निगरानी की आवश्यकता को लेकर राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र कुशल विनियामक और निगरानी प्रणाली कायम करने को वचनबद्ध है। वित्त मंत्री ने आज राज्यसभा में बताया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि 2019-20 की राशि वित्त मंत्रालय ने जारी कर दी है और इसका पैसा जिलों को भेज दिया गया है। लेकिन वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 2020-21 और 2021-22 में कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से इस योजना के लिए कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। For the year before 2020, that is 19-20, every commitment will be fluid and money has been cleared from Ministry of Finance. MOSPI, the Statistics and Program Implementation Ministry, has also assured me that they will immediately send the money to the districts. Honorable MPs can please approach their district. प्रधानमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए 2 साल से धन उपलब्ध न कराए जाने के बारे में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही। सरकार ने आज फिर कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चलें, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। लोकसभा में 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री गोयल ने बताया कि केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेलवे को देश की वृद्धि का इंजन बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र अपने साथ दक्षता लाएंगे और वृद्धि को गति देंगे। श्री गोयल ने कहा कि जब देश 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएगा तब पूर्वी और पश्चिमी विशेष माल ढुलाई गलियारे चालू हो जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अपराधों में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है। संवेदनहीन राजनीति, जहां सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि किसी न किसी तरह मोदी सरकार को घेरा जाए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ही भूल दी जाए। ये घटनाएं कि किस तरह से आज राजस्थान नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा है महिलाओं के ऊपर अत्याचार। टोटल 2019 में जो देश भर में जो घटनाएं हुई वो तकरीबन 32,000, जिसमें से राजस्थान के अंदर 6,000, नंबर 1 राज्य। श्री राठौड़ ने कहा कि 2019 में देशभर में महिलाओं पर अपराध की करीब 32,000 घटनाएं हुई, जिनमें से 6,000 घटनाएं अकेले राजस्थान में हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है। श्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लोगों की रक्षा करने के बजाय अपनी सरकार को बचाने में लगी है। सरकार ने टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड TCL में अपनी 16.12% हिस्सा पूंजी बेचने का फैसला किया है। 10 रुपये मूल्य के प्रत्येक शेयर का आधार मूल्य 1,161 रुपये निर्धारित किया गया है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने एक ट्वीट में कहा कि आज बिक्री के पहले दिन गैर खुदरा निवेशक खरीदारी कर सकेंगे, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए खरीद का दिन कल तय किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि उन्हें म्यांमा में बढ़ती सैन्य हिंसा से बड़ा दुख हुआ है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मौत, मनमाने तरीके से गिरफ्तारियां और बंदियों को कथित रूप से यातनाएं दिए जाने की खबरें बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया कि वो सेना की दमनकारी नीति का अंत करने के लिए कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद सेना के सत्ता संभालने से अब तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे 138 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच म्यांमा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और पुलिस की गोलीबारी का सिलसिला जारी है। राजनीतिक बंदियों को मदद देने वाले एक संगठन के अनुसार रविवार को 38 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद सोमवार को भी कम से कम 20 लोग गोलियों से मारे गए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। इस बीच गुजरात क्रिकेट संघ से फैसला किया है कि 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के बचे हुए मैचों में स्टेडियम में दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी। गुजरात और अहमदाबाद में हाल के दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण ये फैसला किया गया है। सूत्रों के अनुसार गुजरात क्रिकेट संघ उन दर्शकों के पैसे वापस कर देगा जिन्होंने आज 18 और 20 मार्च को होने वाले मैचों के टिकट लिए हैं। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्ते पेचेको ने कहा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने नागरिकों की राजनीतिक तथा धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की अधिसूचना जारी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत का 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लगातार संपर्क में है ताकि भविष्य में बैंकों के विनियमन में कोई गड़बड़ी न हो। देश में नए कोविड मामलों का 79% महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से म्यांमार में सेना की दमनकारी नीति का अंत करने का आह्वान और भारत तथा इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम अहमदाबाद में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।